हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही दो टूक बात, कहा यह बीमारी खत्म होने वाली नहीं है, हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब हमें इस बीमारी के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए जब तक कि इसकी दवा नहीं आ जाती। दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बंद से यह बीमारी खत्म होने वाली नहीं है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने सुझाव देते हुए कहा कि इस बीमारी के साथ हमें जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। इसके लिए दो सुझाव मानने पड़ेंगे। पहला कि इस बीमारी को फैलने से रोकना है, इसके लिए हमें खूब टेस्टिंग करनी पड़ेगी। जो भी इस बीमारी के मरीज मिले हैं उसे ठीक करके घर भेजो। दूसरा, मौत पर कंट्रोल करना, किसी भी हालत पर मौत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों केजरीवाल ने कहा कि देश में पिछले 70 साल से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं किया गया है। हमने दिल्ली में बहुत काम किया है। मोहल्ला क्लिनिक उदाहरण है। इस बीमारी ने सीख दी है कि हमें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है और दूसरा हमें रिसर्च पर काम करना होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। चीन के खिलाफ चार्जशीट तैयार, 5 महाशक्तियों की साझा जांच में चौंकाने वाला खुलासा। जी हां दोस्तों, भले ही इस बीमारी और इसके संक्रमण को लेकर चीन अब तक पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलता आया हो, लेकिन मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा झूठ बोलने वाले चीन के अब चुप होने का वक्त आ गया है। दरअसल दोस्तों एक जांच रिपोर्ट में चीन की घिनौनी साजिश और उसकी जानलेवा लापरवाहियों का खुलासा हुआ है। 15 पन्नों के इस अंतरराष्ट्रीय डोजियर को अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा समेत शक्तिशाली देशों के जांच संगठन फाइव आइज ने तैयार किया है। जिस दिन से इस बीमारी ने दुनिया में अपने पांव पसारे और लोगों को घुट-घुट कर मरने पर मजबूर कर दिया, कमोबेश उसी दिन से कई देश इस सवाल को लेकर चीन पर आरोप लगाते रहे हैं कि क्या चीन ने जानबूझकर लाखों लोगों को मरने दिया। आखिर क्यों चीन संक्रमण की चेन में सबसे पहला देश होने के बावजूद इस बीमारी के प्रभाव से तेजी से उभरने में कामयाब रहा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, चीन और इस बीमारी के कनेक्शन से जुड़े कई अनसुलझे सवालों का जवाब आखिरकार मिल गया है। इस बीमारी के डोजियर ड्रैगन की महामारी वाली साजिश का पर्दाफाश हो गया है। चीन के खिलाफ इंटरनेशनल चार्जशीट तैयार हो गई है। चीन के खिलाफ ये इंटरनेशनल चार्जशीट यानी कि डोजियर तैयार कर लिया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की ये उच्च स्तरीय जांच करने वाले संगठन का नाम 5i है, यानी कि वो 5 आंखें जिनसे धरती पर होने वाले कोई भी गतिविधि ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती। इसी संगठन ने इस बीमारी को लेकर चीन की साजिश और लापरवाहियों की लंबी फेहरिस्त बनाते हुए 15 पन्नों का डोजियर तैयार कर दिया है। अब दोस्तों यह संस्था अच्छे से जांच करेगी और चीन पर कार्यवाही भी तय करेगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। विवादित पोस्ट देने के लिए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख जफरुल इस्लाम ने मांगी माफी। जी हां दोस्तों, फैल रही बीमारी के संकट के दौरान दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए ट्वीट करके माफी मांग ली है। दरअसल दोस्तों आपत्तिजनक पोस्ट के बाद बीजेपी ने जफरुल इस्लाम को हटाने की मांग की थी। जफरुल इस्लाम ने अपने ट्वीट में लिखा कि मुझे लगता है कि मेरा ट्वीट हमारे शहर में मेडिकल आपातकाल का सामना करने और अनदेखी दुश्मन से लड़ने के मद्देनजर बीमार और असंवेदनशील था। मैं उन सभी से माफी मांगता हूं जिनकी भावनाएं आहत हुई थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जफरुल इस्लाम ने 28 अप्रैल को उत्तर पूर्व की दिल्ली हिंसा संदर्भ में भारतीय मुसलमानों के उत्पीड़न पर ध्यान देने के लिए कुवैत को धन्यवाद दिया था। इसके अलावा जफरुल ने मीडिया के एक वर्ग पर उनके ट्वीट और एक फेसबुक पोस्ट के मतलब को तोड़ मरोड़ कर दिखाने का आरोप लगाया था। इसके अलावा जफरुल इस्लाम ने कहा था कि अगर भारतीय मुसलमानों पर जुल्म नहीं रोका गया और भारतीय मुसलमानों ने अरब के मुसलमानों से शिकायत कर दी तो भारत में जलजला आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। सभी प्राइवेट और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना हुआ अनिवार्य। इस बीमारी के संक्रमण को फैलने से रोकता है यह ऐप। जी हां दोस्तों, देशव्यापी बंद को एक बार फिर से 2 हफ्तों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। शुक्रवार को एक घोषणा की गई और इसे 17 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। साथ ही सरकार ने अब सभी सार्वजनिक और निजी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेनिंग आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है।
इसके अलावा यह ऐप इस बीमारी के कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों सरकार ने अधिकारियों को कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि इन जोन में इस ऐप को सभी लोग इंस्टॉल करें। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, गूगल प्ले पर इस ऐप को अब तक 50 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। गृह मंत्रालय ने अपने निर्देशन में कहा है कि निजी और सार्वजनिक दोनों सेक्टर के सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य किया जाएगा। यह संबंधित संगठनों के प्रमुखों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने कर्मचारियों के बीच इस ऐप के 100% कवरेज को सुनिश्चित करें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। H1B वीजा, अमेरिका सरकार का भारतीयों को बड़ा तोहफा, अब 60 दिन एक्स्ट्रा रुकने की दे दी गई है परमिशन। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में फैल रहे वायरस को देखते हुए अमेरिकी सरकार ने भारत के H1B वीजा होल्डर्स को यूएसए में 60 दिन एक्स्ट्रा रुकने की परमिशन दे दी है। अमेरिकी सरकार की ओर से यह छूट उन लोगों को दी गई है जिनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए नोटिस जारी किया था। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस ने शुक्रवार को ऐलान किया कि 60 दिन का ग्रेस पीरियड बढ़ाकर H1B वीजा होल्डर्स और ग्रीन कार्ड आवेदकों को रियायत दी गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं भारत और पूरी दुनिया में इस बीमारी के कितने मरीज हो गए हैं और क्या है मरने वालों की संख्या की गणना। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं विश्व स्तर पर। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, पूरी दुनिया में इस बीमारी के 33,59,055 लोग ग्रसित हो चुके हैं, यानी कि दोस्तों लगभग 34 लाख के पास आंकड़ा पहुंचने वाला है। वहीं दोस्तों जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 2,40,000 के करीब पहुंच गई है। दोस्तों इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका है। अमेरिका में अभी तक इस बीमारी के 11,43,435 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 66,179 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों स्पेन, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, टर्की और रशिया 1 लाख से ज्यादा मरीजों वाले देश हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं भारत की क्या है स्थिति, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख लीजिए, पिछले 24 घंटे में भारत में लगभग 2,500 नए मामले सामने आए हैं और 92 लोगों की जान चली गई है। दोस्तों बात की जाए कुल अंकों की, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत में अभी तक कुल अंक 40,000 के करीब पहुंच चुके हैं, यानी कि 39,699 मरीज हो गए हैं, जिनमें से दोस्तों 1323 लोगों ने अपनी जानें भी गंवा दी है। दोस्तों भारत में महाराष्ट्र सर्वाधिक प्रभावित राज्य है, जहां पर 12,296 मरीज हैं। इसके अलावा गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में 2,000 से ज्यादा, जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल में लगभग 1,000 से ज्यादा मरीज हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। 15 से 20 लाख लोगों को रोजगार देगी यूपी सरकार, टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए अहम आदेश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की आज टीम 11 की बैठक हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम 11 की बैठक में निर्देश दिया गया है कि भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुरूप सभी गतिविधियां संचालित की जाए। इसके तहत औद्योगिक गतिविधियां सभी सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक गतिविधियों को भी संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि बंद में संभावनाओं को तलाशना जरूरी है और इसके लिए बंद के बाद प्रदेश में निवेश को एक नया आयाम देने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। इसमें 15 से 20 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए वृहत कार्य योजनाएं तैयार करने का आदेश भी दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपदा काल में इस बीमारी के खिलाफ जंग में निर्णायक विजय प्राप्त करने के लिए संक्रमण की हर एक चेन को तोड़ना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार, वेदर अपडेट टुडे। मौसम में एक बार फिर होगा बदलाव, दिल्ली सहित इन राज्यों में बारिश के हैं आसार। जी हां दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार अगले 3 दिन उत्तर पश्चिम भारत में तेज हवाओं के साथ बारिश, ओले गिरने की संभावना है। मौसम में यह बदलाव 3 मई की शाम से देखा जाएगा। दोस्तों एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, इसके प्रभाव के चलते मौसम में यह बदलाव देखा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 3 से 6 मई के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली,
उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित आसपास के कुछ राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी घटना देखी जा सकती है। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ 3 मई की रात से सक्रिय होगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलर भी बन रहा है। इसके चलते अरब सागर से काफी अधिक मात्रा में नमी इस हिस्से में पहुंचेगी। इसी के चलते तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। फिर मुश्किल में घिरे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, ईडी ने खोला केस। जी हां दोस्तों, सिंचाई घोटाले को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार परेशानी में पड़ गए हैं। प्रवर्तन निर्देशालय ने विदर्भ सिंचाई विकास निगम द्वारा सिंचाई अनुबंधों को प्रदान करने में संदिग्ध अनियमितताओं को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बीते साल दिसंबर में विदर्भ सिंचाई विकास निगम के तहत 12 परियोजनाओं से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में उप मुख्यमंत्री अजित पवार को क्लीन चिट दे दी थी। उस वक्त अजित पवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में डिप्टी सीएम थे और क्लीन चिट मिलने के बाद बड़े ही नाटकीय ढंग से फडणवीस की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया गया था। अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी की नागपुर यूनिट ने भंडारा जिले में गोसी खुर्द परियोजना की जांच शुरू कर दी है। इसकी जांच एसीबी द्वारा दर्ज मामलों पर आधारित है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मरकज और जमातियों के बैंक अकाउंट से जुड़ा बड़ा खुलासा, विदेश से इस तरह आता था बेशुमार पैसा। जी हां दोस्तों, मौलाना साद और उसके बेटों समेत मरकज के 11 बैंक अकाउंट समेत 125 संदिग्ध बैंक अकाउंट क्राइम ब्रांच की रडार पर आ गए हैं। जांच के दौरान एजेंसियों को पता चला है कि ये वो जमाती हैं जिनके बैंक अकाउंट में जनवरी से मार्च के महीने में काफी पैसा आया था। बाद में यह पैसा दूसरे बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर हो गया। क्राइम ब्रांच ने ऐसे ही 125 बैंक अकाउंट की लिस्ट बनाई है, जिसमें कुछ विदेशों से आए जमाती भी हैं। करीब 2041 जमाती मरकज से जुड़े हुए हैं। क्राइम ब्रांच को शक है कि इतने ज्यादा बैंक अकाउंट्स के जरिए विदेशों से मिलने वाली विदेशी करेंसी को हवाला के जरिए भारतीय करेंसी में बदलकर छोटी छोटी रकम के तौर पर डाल दी जाती होगी, ताकि बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक किसी को कोई शक भी नहीं हो। इसके बाद उन पैसों को कहीं दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्राइम ब्रांच अब इन 125 अकाउंट होल्डर्स की पहचान करने में जुटी है। दोस्तों, क्राइम ब्रांच को अभी तक अपनी जांच में पता चला है कि सबसे ज्यादा पैसे सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के देशों से मरकज को हवाला के जरिए मिलता था। दोस्तों, पैसों को जमातियों के रहने खाने और धर्म के प्रचार के लिए लिया जाता था। विदेशियों ने आर्थिक रूप से संपन्न तबलीगी जमात के लोगों से एक दिन में 1000 जमातियों के रहने खाने और पीने के खर्चे के तौर पर अगर 50,000 का खर्च आता है तो इस 50,000 का 365 दिन यानी कि 1 साल के हिसाब से गुणा करें तो यह बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। ऐसी मोटी रकम लगातार मरकज को मिलती रहती थी, जिसको अलग अलग बैंक अकाउंट्स में डाल दिया जाता था। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, आपको बताना है भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।